हम लोग कल बात कर रहे थे आपका प्लीडिंग के नियमों की। प्लीडिंग के नियम मुख्य रूप से आदेश नियम 2 इसमें दिए गए। आपसे कहा गया था कि 4 नियम, ये 4 सिद्धांत ये प्लीडिंग के निकल कर आए मुख्य रूप से, और उन्हें निकालने के लिए सिर्फ आदेश नियम 2 को पढ़ा जाएगा। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आदेश नियम 2 जो सबसे पहला नियम वहां से निकल रहा था वो क्या कि आप तथ्यों का कथन करेंगे, कानून का नहीं, क्योंकि कानून न्यायालय लागू करेगा ही करेगा उन तथ्यों पर जो कि आप कहेंगे। इसलिए आपके द्वारा कानून का कथन ये अनावश्यक है और अनावश्यक काम को करने की इजाजत प्रक्रिया में नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए पहला नियम था कि आप कानून का कथन नहीं करेंगे बल्कि तथ्यों का कथन वे करेंगे। दूसरी बात आई थी कि तथ्यों में भी आप किसका कथन करेंगे? तात्विक तथ्यों का। और मोटे तौर पर तात्विक तथ्यों की व्याख्या उद्धव सिंह वर्सेस माधवराव सिंधिया, उन्होंने यानी माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुकदमे में तात्विक तथ्यों का अर्थ बताते हुए कहा कि अगर वादी के दृष्टिकोण से तात्विक तथ्यों की बात की जाए तो तात्विक तथ्यों में काज ऑफ एक्शन, वाद कारण का कथन, ये तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ ऐसे इसेंशियल, ऐसे आवश्यक और प्रारंभिक तथ्यों का कथन यह भी होना चाहिए जिनके अभाव में वाद कारण, इसकी विद्यमानता कोई भी युक्ति संगत मनुष्य स्वीकार ही नहीं करेगा। और ऐसे इसेंशियल और प्राइमरी फैक्ट्स, ठीक है, ऐसे आवश्यक और प्रारंभिक तथ्य है। उन्होंने क्या कहा कि ये मटेरियल फैक्ट्स के पर्टिकुलर, ठीक है, ये तात्विक तथ्यों के संबंध में ऐसी विशिष्टियां हैं जो तात्विक तथ्यों को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव, ठीक है, इन तात्विक तथ्यों के कथन को और बेहतर ढंग से करने में वादी को समर्थ बनाते हैं। तो सिर्फ तात्विक तथ्य इनका कथन करना है और तात्विक तथ्यों के अंतर्गत काज ऑफ एक्शन यानी वाद कारण का कथन और उन आवश्यक और प्रारंभिक तथ्यों का कथन यह भी शामिल है जिनके अभाव में वाद कारण की विद्यमानता कोई भी युक्ति संगत मनुष्य स्वीकार ही नहीं कर सकता। यही स्थिति प्रतिवादी के दृष्टिकोण से, प्रतिवादी के दृष्टिकोण से जब हम मामला देखते हैं तो तात्विक तथ्यों का मतलब क्या हुआ? बचाव का अभिभाग, जो डिफेंस प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, तो डिफेंस उसका कथन तो आप करेंगे ही, बचाव का अभिभाग ये तो करेंगे ही, साथ ही उन प्रारंभिक और आवश्यक तथ्यों का कथन भी करेंगे जो बचाव की विद्यमानता को सिद्ध करते हैं, अर्थात जिन तथ्यों के अभाव में बचाव का अभिभाग विद्यमान है इसे कोई भी नहीं मानेगा। यह आवश्यक और प्रारंभिक कथन, यह आवश्यक और प्रारंभिक तथ्य और साथ ही साथ काज ऑफ एक्शन और डिफेंस इससे संबंधित कथन ये तात्विक तथ्य हैं, ऐसा आपको बताया गया था। 2 मुकदमे कोर्ट हुए थे, एक तो यही है उद्धव सिंह वर्सेस माधवराव सिंधिया और दूसरा वीरेंद्र नाथ वर्सेस सत्यपाल सिंह। ये 2 मुकदमे आए थे। तीसरा नियम है वो क्या कहता है कि आप तथ्यों
तथ्यों का कथन करेंगे, साक्ष्य से संबंधित तथ्यों का नहीं। क्योंकि तथ्य ये स्वयं दो श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं। एक को फैक्ट प्रोबेंडा ये कहा है और दूसरे को फैक्ट प्रोविंशिया ये कहा है। फैक्ट प्रोबेंडा इसका मतलब क्या हुआ? वे फैक्ट इन डिस्प्यूट, वे विवादित तथ्य जिनको साबित या ना साबित किया जाना है। प्रतिवादी अगर वो वाद में सफलता पाना चाहता है तो उसे कुछ तथ्यों को ना साबित ये करना पड़ेगा, और वादी ये अगर सफलता पाना चाहता है तो उसे कुछ तथ्यों को साबित ये करना पड़ेगा। और जहां तक साबित और नासाबित की बात है, इन शब्दों का दीवानी लिटिगेशन में है क्या मतलब होता है, तो वो एविडेंस एक्ट धारा 3 बताएगा। उसमें कहता है वो कि जब दिए गए साक्ष्य के आधार पर किसी युक्ति संगत मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगे कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व तो रहा होगा, तो चीजें साबित हो गई हैं, यह कहा जाएगा। और यही स्थिति नासाबित के संबंध में है। तो इसलिए आप साबित का अर्थ वही समझेंगे। तो फैक्ट इन डिस्प्यूट ये साबित और नासाबित होने हैं। तो फैक्ट इन डिस्प्यूट को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट प्रोबेंडा, तथ्य जिन्हें साबित या नासाबित किया जाना है। साबित या नासाबित करने के लिए आपको साक्ष्य ये देना पड़ेगा, और साक्ष्य दो ही प्रकार का है, दस्तावेजी और मौखिक। नियम यह भी है कि आप न्यायालय के समक्ष सबसे बेहतर साक्ष्य ये देंगे। इसलिए जहां पर दस्तावेजी साक्ष्य ये मिल सकता है वहां आप मौखिक नहीं देंगे। नहीं देंगे इससे तात्पर्य यह है कि अगर आप देंगे तो ले लिया जाएगा, वो इनएडमिसेबल नहीं है, लेकिन उसका जो साक्षिक मूल्य होगा वो घट जाएगा। क्योंकि नियम क्या था? सबसे बेहतर साक्ष्य आपको देना चाहिए। जब दस्तावेजी साक्ष्य मिल सकता था तो आप मौखिक साक्ष्य क्यों दे रहे थे? आप ये साबित करना चाहते थे कि अमुक मकान मेरा है, तो आप स्वामित्व का जो पेपर है वो दाखिल करिए ना। यह आपका हित, आपका स्वत्व जिस भी प्रकार का मकान में हो, ठीक है, तो उस स्वत्व का प्रमाण, उस टाइटल का जो प्रूफ हो सकता है, यदि वो लिखित रूप में उपलब्ध है तो आप क्यों नहीं दे रहे? मकान में आपका टाइटल पट्टेदार का हो सकता है, मकान में आपका टाइटल बंधकदार का हो सकता है, मकान में आपका टाइटल स्वामी का हो सकता है, जो भी है। यदि उसकी कोई डीड, यदि उसकी कोई लिखत है, तो आप वो लिखत न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं दे रहे? आपको देना चाहिए। और आप मौखिक अपने स्वत्व की प्रकृति या अपने टाइटल की प्रकृति ये न्यायालय के समक्ष वर्णित कर रहे हैं कि हम इसके स्वामी हैं, पट्टेदार हैं, बंधकदार हैं, तो आपके स्वत्व को न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए नियम यह है कि सबसे बेहतर साक्ष्य आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो भी है, आप न्यायालय के समक्ष विवादित तथ्यों को साबित करने या ना साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, और साक्ष्य में आप तथ्यों का ही साक्ष्य यही तो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, साक्ष्य का मतलब क्या हुआ? कथन।
वो मौखिक रूप से किए गए तो भी साक्ष्य है, वे लिखित रूप से किए गए तो भी साक्ष्य है। जब लिखित रूप से किए गए तो आप दस्तावेजी साक्ष्य, ठीक है, ये नाम उसे दे रहे हैं, और जो मौखिक रूप से किए गए तो आप मौखिक साक्ष्य ये नाम दे रहे हैं। लेकिन कथन आपने लिखित किया, यह कथन आपने मौखिक किया, आपने इनफैक्ट कथन में क्या किया, तो कथन में आपने तथ्यों के संबंध में ही कथन किया। आपने कहा कि अमुक मकान मेरा है। क्यों? इसलिए कि हमने उसके बदले में प्रतिफल का भुगतान किया है। तो जो कुछ आपने कथन किया वो क्या है? तथ्यों का कथन, ठीक है ना। और तथ्यों का कथन आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विवाद्य तथ्य आपको साबित करने हैं, ठीक है, विवाद्य तथ्यों को साबित करना है, इसलिए आप तथ्यों का कथन कर रहे हैं। यानी तथ्य दो प्रकार के हो गए, एक वे तथ्य हो गए जिनको साबित या नासाबित करना है, और एक वे तथ्य हो गए जिनके द्वारा आप इन तथ्यों को साबित या नासाबित करेंगे, ठीक है। जिन तथ्यों से आप इन तथ्यों को साबित या नासाबित करेंगे, इन तथ्यों को कानून की दुनिया में क्या नाम दिया जाएगा? साक्ष्य संबंधी तथ्य, ठीक है ना। ये भी तथ्य हैं, लेकिन इन तथ्यों का संबंध किससे? एविडेंस से है, साक्ष्य से है। और ये भी तथ्य हैं जिनको साबित या नासाबित किया जाना है। वादी या प्रतिवादी अगर बाद में सफलता पाना चाहते हैं तो ये भी तथ्य है, लेकिन इन तथ्यों को एक अलग नाम दिया जाएगा कानून की दुनिया में। या तो आप इन्हें फैक्ट प्रोबंडा कहिए, या इन्हें विवाद्य तथ्य ये कहिए, ठीक है ना। तो दोनों तथ्य। तो आप उन तथ्यों का कथन करेंगे जिन तथ्यों को साबित या नासाबित किया जाना है, उन तथ्यों का कथन करेंगे। आप कहेंगे अमुक मकान, इसमें मेरा इस प्रकार का स्वत्व है, ठीक है। स्वत्व का वो प्रकार स्वामित्व का हो सकता है, स्वत्व का वो प्रकार पट्टेदार का हो सकता है, स्वत्व का वो प्रकार बंधकदार का हो सकता है। आप अपने स्वत्व की प्रकृति इसका कथन करेंगे, और साथ ही साथ प्रतिवादी से आपको जो समस्या है उसका कथन भी आप करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वाद कारण का कथन आपको करना है, साथ ही साथ उन आवश्यक और प्रारंभिक तथ्यों का कथन भी करना है जिनकी विद्यमानता कोई भी युक्त संगत मनुष्य जरूरी मानेगा विवादित तथ्यों के अस्तित्व में होने के लिए, ठीक है ना। तो आपको इन तथ्यों का कथन करना ही करना है, लेकिन आपको उन तथ्यों का कथन बिल्कुल नहीं करना है जिन तथ्यों से आप इन विवादित तथ्यों को साबित या नासाबित करोगे, उन तथ्यों का कथन नहीं करना है। जैसे मानिए एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसने किसी व्यक्ति को इंश्योर्ड कर दिया, और उसमें पॉलिसी में यह बात लिखी कि जिसको हमने बीमित किया है, यदि उसने सुसाइड किया तो हम बीमे की रकम नहीं देंगे। सुसाइड के अलावा उसकी किसी ढंग से मृत्यु होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो
और चाहे दुर्घटना के कारण, तो हम बीमित को रकम देंगे। बीमित को रकम देंगे, बीमित तो चला ही जाएगा। बीमित को रकम देंगे मीनिंग देयर बाय बीमित के उत्तराधिकारियों को रकम देंगे। जो बीमित व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई, उत्तराधिकारी जो दावा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उसकी मृत्यु हुई, इसलिए हमें बीमे की रकम मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसे करने के लिए उन्हें उन सब तथ्यों का कथन करना है जो इस विवादित तथ्य के अस्तित्व में होने के लिए आवश्यक स्थितियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उनका भी कथन करना है, यानी इस डेट में बीमा हुआ, ऐसे ऐसे ये मिले, सारी बातों का कथन इन्हें करना है। अब जब बीमा कंपनी बचाव प्रस्तुत कर रही है तो बीमा कंपनी का कहना क्या है, हम इन्हें बीमा नहीं देंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने सुसाइड ही किया है और हमने पॉलिसी में कह रखा है कि अगर सुसाइड से डेथ हुई तो हम बीमे की रकम नहीं देंगे। तो यहां तक बात ठीक है। वादी और प्रतिवादी दोनों को इसी प्रकार का कथन करना चाहिए, क्योंकि उन्हें तथ्यों का कथन करना है। तथ्यों को साबित करने के लिए जिस साक्ष्य की जरूरत है उसका कथन नहीं करना है। ठीक है ना? अब इन तथ्यों को साबित करने के लिए जिस साक्ष्य की जरूरत होगी, अगर आप उन तथ्यों का कथन कर रहे हैं तो प्लीडिंग के नियमों के हिसाब से यह गलत बात है। अब जरा देखें कि अगर तथ्य इसी प्रकार के हैं तो कौन से तथ्य साक्ष्य से संबंधित हो सकते हैं। हम लोगों ने एविडेंस एक्ट पढ़ रखा है। एविडेंस एक्ट में उसने क्या कहा था, सेक्शन 5, हम पुराना ही कोट करेंगे क्योंकि हमें पुराना ही याद है, नया हम इन्हें याद नहीं किया, शायद 2 शुरुआत में कम हो गए, तो जो पहले 5 में है वो 3 में होगा। जो पुराना एविडेंस एक्ट उसमें सेक्शन 5 में उन्होंने कहा कि आप किसका कथन करेंगे, आप किसका साक्ष्य देंगे, या तो विवादित तथ्यों का या सुसंगत तथ्यों का। ठीक है, अब अगर किसी ने सुसाइड करते देखा है, अगर किसी ने स्वयं सुसाइड करते देखा है तो विवादित तथ्य क्या है, उसकी मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, फैक्ट इन डिस्प्यूट क्या है, मृत्यु का ढंग, यह है फैक्ट इन डिस्प्यूट। ठीक है ना? तो अब सवाल यह है, उसके मृत्यु के ढंग को अगर किसी ने देखा है या उसने मृत्यु के ढंग के बारे में स्वयं कोई कथन कर रखा है, ठीक है ना, तो ये कथन जो उसने लेखबद्ध रूप में कर रखा है, ये मृत्यु के ढंग का दस्तावेजी साक्ष्य है। और अगर किसी ने मृत्यु होते स्वयं देखी है तो ये मृत्यु के ढंग का मौखिक साक्ष्य है। ठीक है ना? इंश्योरेंस कंपनी को जहां तक प्लीडिंग का सवाल है, जहां तक अभिवचन का सवाल है, सिर्फ इतना कहना चाहिए कि इन्होंने सुसाइड किया, इसलिए हम इनका दावा स्वीकार नहीं करेंगे और इन्हें बीमा नहीं देंगे। सिर्फ उन्हें इतना कहना चाहिए। अभिवचन के नियमों के मुताबिक जब उनके एविडेंस का मौका आए तब उन्हें ये कथन जो लेखबद्ध स्वरूप में किए गए
ये जो मौखिक तौर पर किए गए ये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए, लेकिन इन कथनों को अपने अभिवचन अर्थात लिखित कथन, प्रतिवादी का अभिवचन क्या है? लिखित कथन, ठीक है ना, उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग अभिवचन की बात कर रहे हैं। डिफेंडेंट का अभिवचन क्या होता है? लिखित कथन। आपको लिखित कथन में ये सब बातें नहीं कहनी है, ठीक है, क्योंकि ये अभिवचन का सिद्धांत है। कहां लिखा है? आदेश 6 नियम 2 में कि आप तात्विक तथ्यों का कथन करेंगे किंतु साक्ष्य से संबंधित तथ्यों का नहीं, ठीक है ना। सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट या वर्तमान में सेक्शन 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है विवादित तथ्यों का साक्ष्य आप देंगे या फिर सुसंगत तथ्यों का। विवादित तथ्यों का साक्ष्य ये तो दस्तावेजी स्वरूप का होगा या फिर मौखिक साक्ष्य के स्वरूप का होगा, दोनों ही आप उल्लिखित नहीं करेंगे। किसमें? अपने अभिवचन में। आप सिर्फ अपना डिफेंस ये करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ ये कहिए इन्होंने सुसाइड किया है, इसलिए हम इन्हें बीमे की रकम नहीं देंगे। और नहीं, अब मानिए दस्तावेजी साक्ष्य, ठीक है, यह दस्तावेजी प्रकार का साक्ष्य है, फैक्ट इन डिस्प्यूट का उपलब्धि नहीं है। फैक्ट इन डिस्प्यूट का दस्तावेजी प्रकार का साक्ष्य क्या हुआ? जिसे तुम सुसाइड नोट कहते हो वो हुआ, ठीक है ना, वो नहीं है। ना ही किसी ने उसे सुसाइड करते देखा है, ठीक है, न तो मौखिक साक्ष्य उपलब्ध है सुसाइड का और न दस्तावेजी। लेकिन जो सुसाइड है इसका सुसंगत साक्ष्य उपलब्ध है। जब एविडेंस एक्ट आपको बताया गया था तो आपको कहा गया था कि सुसंगत साक्ष्य का मतलब क्या होता है? परिस्थितियों का साक्ष्य, ठीक है, परिस्थितियों का साक्ष्य। और हमने यह भी कहा था कचेरी में इसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहा जाता है। हमने आपको यह भी बताया था कि यह मानवीय अनुभव और ज्ञान है कि जब भी कोई घटना घटेगी तो सिर्फ वही घटना नहीं घटेगी, उस घटना के घटने की कुछ परिस्थितियां होंगी। आप कहते हैं ए ने बी को चाकू मार दिया, तो ये पागल तो नहीं था, ए और बी के बीच कुछ दुश्मनी रही होगी, कोई ऐसा अवसर पाया होगा, ठीक है, ए ने जिसमें बी को चाकू मारा जा सकता होगा, ठीक है ना, कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। चाकू मारने के बाद कुछ खून गिरा होगा, यानी कुछ परिणाम ये उत्पन्न हुए होंगे विवादित तथ्यों के उत्पन्न होने के कारण। ए ने जाकर सीधे सीधे चाकू ही नहीं मारा होगा, कुछ गाली फाली भी बकी होगी, ठीक है ना। तो रेस जेस्टे उसमें उसका गाली बकना यह सुसंगत हो सकता है। खून का गिरना यह परिणाम है विवादित तथ्यों का। चाकू मार के वहीं खड़ा नहीं रहा होगा, भागा होगा। जो कंडक्ट है, ठीक है, इसे साबित किया जा सकता है। उसे चाकू मारने की कोई आवश्यकता रही होगी, कोई तो बात होगी। यह सब परिस्थितियों का साक्ष्य है, इसलिए इसे सुसंगत साक्ष्य कहा गया। सुसंगत साक्ष्य की इससे अधिक परिभाषा देना यहां पर उचित नहीं है। बाकी विस्तार से सुसंगत तथ्यों पर बात हो चुकी है, एविडेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तब। अब आप कहते हैं इन्होंने सुसाइड किया है, इसलिए हम इन्हें बीमे की रकम नहीं देंगे।
सिर्फ ये कथन करेंगे। इस कथन को साबित करने के लिए जिस साक्ष्य की जरूरत है उसका कथन आपको प्लीडिंग के नियमों के मुताबिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका ये जो बचाव आपने लिया है इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस उपलब्ध नहीं है, अर्थात विवादित तथ्य का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जब विवादित तथ्य का साक्ष्य उपलब्ध होता है तब हम क्या कहते हैं कचहरी की भाषा में कि डायरेक्ट एविडेंस केस है, तब हम बोलते हैं ये डायरेक्ट एविडेंस का मुकदमा है। और जब विवादित तथ्यों का साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता तो हम कहते हैं ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य का मामला है। जिसमें दोनों होते हैं तो वो तो सबसे अच्छा मामला है। ठीक है, अभियोजन या वादी के दृष्टिकोण से अब यहां डायरेक्ट एविडेंस उपलब्ध नहीं है। सुसाइड होते किसी ने नहीं देखा, कोई मृत्युकालिक कथन यानी सुसाइड नोट उपलब्ध नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अपने लिखित कथन में यानी अपने अभिवचन में अगर यह वर्णित कर रही है कि बहुत दिनों से वो अवसादग्रस्त था, उसके घर में खाने को नहीं था, ठीक है, इधर उधर घूमता रहता था, कई लोगों से उसने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, ये एडमिशन हुआ जो उसने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, क्या है स्वीकृति है। ठीक है, उसके एविडेंस एक्ट की भाषा में उसे रस्सी खरीदते देखा गया, ये तैयारी है। ठीक है, उसे रस्सी खरीदते देखा गया, उसी दिन उसके साथ कुछ बुरा हो गया था, ये कारण है। ठीक है, और ये सभी चीजें सुसंगत घोषित हुई हैं कहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, 7, 8 इस सब में। आप ये सब कथन, ये सारे कथन प्लीडिंग में नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये साक्ष्य से संबंधित कथन हुए। ठीक है ना, ये तथ्यों से संबंधित कथन है नो डाउट, लेकिन ये उन तथ्यों से संबंधित कथन हैं जिन तथ्यों के दिए जाने से विवादित तथ्य या तो साबित होंगे या ना साबित होंगे। तो आप विवादित तथ्यों का कथन करेंगे, इन इफेक्ट प्रोबेंडा, इसका कथन करेंगे, तथ्य जिन्हें साबित होना है। फैक्ट प्रोबेंडा का मतलब क्या हुआ, तथ्य जिन्हें साबित होना है। और आप तो प्री में सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि फैक्ट प्रोबेंडा इसका मतलब क्या है, और हम बार बार आपसे कहते हैं इससे अंदाज लगाइए कि प्री में किस लेवल का आपसे पूछा जाता है। 2 कौड़ी का, 2 कौड़ी का, सिर्फ 2 कौड़ी का, इससे ज्यादा नहीं। बात तो इतनी ज्यादा है और आपसे पूछा सिर्फ इतना ही जाता है कि फैक्ट प्रोबेंडा का मतलब क्या होता है। तो फैक्ट प्रोबेंडा का मतलब है तथ्य जिन्हें साबित होना है, उनका कथन आपको करना है अपने अपने अभिवचनों में। तथ्य जिनसे साबित होना है वो क्या है, फैक्ट प्रोबेंशिया। वे ऐसे तथ्यों के कथन हैं जो साक्ष्य से संबंधित है और उनका कथन अभिवचन में नहीं किया जाएगा। यह नियम है प्लीडिंग का। एक उदाहरण हमने प्रतिवादी के दृष्टिकोण से लिया, जहां वादी कहता है मृत्यु हुई है, ठीक है, इसलिए बीमे की रकम मिलनी चाहिए। प्रतिवादी कहता है सुसाइड है इसलिए नहीं देंगे। अब जरा वादी के दृष्टिकोण से देख लेते हैं कि कैसी स्थिति रहती है फैक्ट प्रोबेंडा और फैक्ट प्रोबेंशिया की। मानिए आपने एक इलेक्शन
पिटीशन ये फाइल किया, ठीक है, आपने चुनाव याचिका ये फाइल की, और उस चुनाव याचिका में आपका कथन है, आप कौन है, याची, ठीक है। और इलेक्शन पिटीशन पर अक्सर सीपीसी लागू रहती है, ठीक है, अक्सर सीपीसी लागू रहती है। इस कथन को करने का मतलब ये है कि इलेक्शन पिटीशन जिन कानूनों में प्रस्तुत की जाती हैं, ठीक है, जैसे आपने एमएलए या एमपी इनके चुनाव को लेकर अगर इलेक्शन पिटीशन फाइल की है तो वो कहां होती, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है या 1952 है, ठीक है। आपने जिला पंचायत सदस्य इसके चुनाव के लिए याचिका फाइल की है तो जिला पंचायत अधिनियम अलग से बना है, उसमें फाइल होती है, ठीक है। तो प्रत्येक इलेक्शन पिटीशन उस अधिनियम में फाइल होती है जिस अधिनियम के अंतर्गत वो चुनाव हुआ होता है, और उस अधिनियम में लिखा होता है कि प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी। जब इलेक्शन पिटीशन फाइल होगी तो किस प्रक्रिया के मुताबिक वो चलेगी, ठीक है। और अक्सर करके उस कानून में लिख देते हैं कि जब भी इस कानून में इलेक्शन पिटीशन फाइल होगी तो वो सीपीसी की प्रक्रिया से चलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लीडिंग के वे ही नियम लागू हो जाएंगे, ठीक है, जो सिविल वाद प्रस्तुत किए जाने की दशा में लागू होते हैं, ठीक। तो जो पिटिशनर है वो जो पिटीशन फाइल करेगा तो उसे उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा जिन नियमों का पालन वादी वाद पत्र प्रस्तुत करते समय करता है, ठीक है। वादी जब वाद पत्र प्रस्तुत करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो फैक्ट प्रोवेंडा, ठीक है, उनका कथन करेगा, यानी वाद कारण, ठीक है, वाद कारण इसका कथन करेगा। और वाद कारण की विद्यमानता के लिए जिन आवश्यक, ठीक है, या प्रारंभिक तथ्यों का अस्तित्व में होना जरूरी है उनका कथन करेगा। इसके अलावा साक्ष्य संबंधी कथन नहीं करेगा। यही अभिवचन का नियम हुआ वादी के लिए। वादी कहता है, यानी याची कहता है कि प्रत्यर्थी, ठीक है, रेस्पोंडेंट जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसका चुनाव इस आधार पर निरस्त कर दिया जाना चाहिए, कैंसिल कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उसने चुनाव में, ठीक है, जो भ्रष्ट आचरण है ये किया है। उसका आचरण, उसका कंडक्ट ये ठीक नहीं था, उसका कंडक्ट करेक्ट था, ठीक है। और प्रत्येक कानून में ये लिखा रहता है कि इस निर्वाचन के लिए जो गलत आचरण है ये क्या समझा जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे एमएलए एमपी में निर्वाचन आयोग गाइडलाइंस जारी करता है कि आप पैसा नहीं बांटोगे, आप शराब नहीं बांटोगे, आप मतदाताओं को घर से कार से लेकर नहीं जाओगे, मतदाता खुद जाएगा, ठीक है, मतदान केंद्र तक। आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई विद्वेष ये नहीं फैलाओगे, ठीक है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, ये आचरण के नियम हैं जिनका पालन प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले को करना है। वादी का कहना यह, यानी याची का कहना यह कि प्रत्यर्थी जो जीता हुआ कैंडिडेट है उसने चुनाव में, निर्वाचनों में क्या किया, भ्रष्ट आचरण का, ठीक है, प्रयोग किया है। उसने चुनाव गलत तरीके से जीता है,
तो वो सिर्फ इतना ही कहेगा अपनी याचिका में। ठीक है, उन आवश्यक और प्रारंभिक तथ्यों के साथ जिनका किया जाना अभिवचन में आवश्यक है। और वो बेसिक और प्रारंभिक जो इसेंशियल और प्राइमरी फैक्ट्स कौन से होंगे कि लोकसभा निर्वाचन जो कि इतने इतने तारीख को संपन्न हुआ उसमें हम प्रत्याशी थे। ठीक है, नेसेसरी इसेंशियल फैक्ट जो हैं उनके कथन के साथ वो सिर्फ इतना ही कहेगा कि इन्होंने निर्वाचन में करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये की हैं और इससे चुनाव जीता है। ना कि ये लिखेगा कि ये कार फला शोरूम से लेकर आए या इन्होंने कार फला जगह से किराए पर ली। ठीक है, क्योंकि ये तैयारी है। ठीक है, कार का फला जगह से लिया जाना ये तैयारी है। मतदाता को घर से मतदान केंद्र तक ले जाना ये कंडक्ट है। ठीक है, इन्होंने फला आदमी से कहा कि हमने तो शराब बांट दी है, वोट तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, ये एडमिशन है। ठीक है ना, इसलिए इन तथ्यों का कथन अभिवचन में नहीं होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण हमने वादी की ओर से लिया, एक उदाहरण हमने प्रतिवादी की ओर से लिया। अभिवचन का सिद्धांत क्या निकल कर आया कि आप फैक्ट प्रोवेंडा इसका कथन करेंगे, फैक्ट प्रोवेंशिया इसका कथन नहीं करेंगे। ठीक है, तो तीन बातें हो गई। आप तथ्य का कथन करेंगे, विधि का नहीं। आप तात्विक तथ्यों का कथन करेंगे। ठीक है, लेकिन तात्विक तथ्यों में वे आवश्यक और प्रारंभिक तथ्य शामिल रहेंगे जिन्हें कहना जरूरी है किसी भी आदमी, किसी भी युक्ति संगत मनुष्य को यह समझाने के लिए कि वाकई विवादित तथ्य अस्तित्व में रहे होंगे। आप तथ्यों का कथन करेंगे, साक्ष्य का नहीं। ठीक है, और चौथा, सारे कथन आप संक्षिप्त रूप से करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह बात आदेश नियम 2 में लास्ट में लिखी हुई है, तो आप इस प्रकार से कथन करेंगे। अब कानून कभी भी अधूरा नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि आप इनका कथन करेंगे, इनका नहीं करेंगे। मानिए आपने कर ही दिया, क्योंकि आपसे तो बहुत कुछ कहा जाता है, ये करेंगे ये नहीं करेंगे, फिर भी आप वो सब करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो इसी के लिए आदेश 6 नियम 16 उसमें न्यायालय को ताकत है कि वो आपके द्वारा किए गए अभिवचनों को काट सकता है। ठीक है, और इस शक्ति का इस्तेमाल न्यायालय उन दोनों दशाओं में करेगा जब आपने कुछ ऐसा कहा जो किसी के लिए अनावश्यक तौर पर गलत है, उसके लिए अनावश्यक तौर पर संतापकारी है, और उस दशा में भी किया जाएगा जबकि आपने जो कुछ कहा वो गलत है। उसे कानून के मुताबिक कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, कहने का जो कानून है उसके मुताबिक उसे नहीं कहना चाहिए, फिर भी आपने कहा है। अर्थात जो अनावश्यक है, अनावश्यक वो तो अनावश्यक रूप से संतापकारी है, वो तो क्षुब्ध कर रहा है, परेशान कर रहा है किसी को। ये परेशान नहीं कर रहा, लेकिन ये अनावश्यक है। और रीडिंग का जो नियम है वो क्या कहता है, संक्षेप में आप कथन करिए, और संक्षेप में कथन करने के लिए जरूरी है कि जो कुछ जरूरी है सिर्फ उतना ही कहिए, और जो कुछ जरूरी है वो भी कहने का तरीका आप इस्तेमाल क्या करें कि संक्षेप, जितना संक्षिप्त हो सके उतने संक्षेप में कहिए। उसने बार बार यही कहा ना कि आप तात्विक तथ्यों का कथन करिए। इसका मतलब अगर तात्विक तथ्यों के अलावा
आप बेकार के तथ्यों का कथन करेंगे तो मामला संक्षिप्त रह ही नहीं सकता। ठीक है, आपने बताया कि साहब हमने निर्णय किया कि चुनाव लड़ेंगे, फिर हम बैंक गए, पैसे निकाले, काहे के लिए? सिक्योरिटी जमा करने के लिए, फिर हम फार्म जाके लाए। इन सब बातों का क्या मतलब? संक्षिप्त कथन नहीं होगा। आप तात्विक तथ्यों का कथन करिए, संक्षिप्त करिए, जितना संक्षिप्त हो सकता है। हां, संक्षिप्तता के लिए अधूरी बात मत कहिए। ठीक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे कई बार कहा जाता ना, चावल आपने बनाए हैं तो कतई लेही हो गए, वो कतई लेही कह दिया, अगले दिन आए वो बिल्कुल कच्चे हैं, अधकच्चे हैं। ये नहीं चाहिए। ठीक है, संक्षिप्तता ये होनी चाहिए, लेकिन स्पष्टता, इसकी कीमत पर संक्षिप्तता नहीं। आधी अधूरी बात मत कहिए। ठीक है, पूरी कहिए, और जहां तक हो सके कम से कम शब्दों में कहिए। ठीक है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। महिला जिसकी शादी हो चुकी, विवाहित, बात खत्म हो गई। ठीक है, महिला जिसका पति मृत्यु को प्राप्त कर गया, विधवा, बात खत्म है। ठीक है, पुरुष जिसकी पत्नी खत्म हो गई है, विधुर, बात खत्म। जिसकी शादी नहीं हुई, कुंवारा। तो जहां तक हो सके संक्षिप्तता रहे अभिवचन में, लेकिन संक्षिप्तता का अर्थ यह नहीं है कि आप बात को आधा अधूरा कहें। न्याय निर्णयन में तेजी हो, तेजी का अर्थ यह नहीं है कि पक्षों को संपूर्ण अवसर अपनी बात कहने का यह ना दिया जाए। ये तो सबसे इसेंशियल बात है। ऐसे तो क्या है, किसी को कोई अवसर दो ही मत और डिसाइड करके रख दो। वहां यही कर रहे हैं आजकल, और फिर इस पे खूब झगड़ा होता है। हो गई भाई, ठीक है, लिखा है सीआरपीसी में कि आज चार्ज फ्रेम होगा, तो आज अभियोजन अपना साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेगा। अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख ये दी जाएगी, और अभियोजन साक्ष्य के लिए जो तारीख दी गई, ये इसके पीछे जो कानून की मंशा है वो यही है कि बचाव पक्ष को अपना मामला ठीक से तैयार करने के लिए समय मिल जाए। यही है मंशा, क्योंकि आज चार्ज फ्रेम किया और आज ही आप गवाही कराएंगे, तो बचाव पक्ष क्रॉस एग्जामिनेशन ठीक प्रकार से कैसे कर पाएगा? आज ही गवाही हुई, उसे तैयारी का अवसर ही नहीं है। इसीलिए कानून की मंशा यह है कि अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख यह दी जाएगी, और उसके बाद अगली डेट पे अभियोजन का साक्ष्य होगा। ठीक, आपने तारीख दे दी, लेकिन ठीक उसी दिन पक्षकार को कॉलेज लग गई या कोई घटना हो गई उसके यहां, और अगले 3-4 तारीखों तक वो इस लायक नहीं हो पाया कि अपने मुकदमे की तैयारी करवा पाता। अब आप पिले पड़े हैं, आप बता रहे नहीं, वो तो अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख दी जाएगी, वो हमने दी, हम तो 3-4 दे चुके और अब तो हम कराएंगे ही। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कानून की मंशा, इसका पालन होना चाहिए। कानून की मंशा क्या है? उसे समुचित अवसर मिले, और यहां उसे समुचित अवसर नहीं मिला है, इसलिए डेफिनेटली डेट बढ़नी चाहिए।
2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए तो ठीक है। कानून की मंशा यह है कि समुचित अवसर दिए बिना कोई बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो संक्षिप्तता, इसका अर्थ कभी भी यह नहीं हो सकता कि आधा अधूरा यह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए अभिवचनों के माध्यम से। संक्षिप्तता रहे वहां तक जहां तक रह सकती है, न्याय निर्णय में तेजी हो वहां तक जहां तक की जा सकती है, ठीक है। तो 4 अभिवचन के सिद्धांत निकल कर आए हैं आदेश्य नियम 1 से, ठीक है। और अभिवचन के अन्य सिद्धांत आदेश्य नियम 2 में दिया गया है। क्या कहा? हर अभिवचन आवश्यकता अनुसार पैराओं में विभक्त किया जाएगा, जो यथाक्रम संख्यांकित किए जाएंगे। हर अभिकथन सुविधा अनुसार पृथक पैरा में किया जाएगा। 2 बातें एक साथ मिलाइए मत, और ना निबंध की तरह अभिवचन करिए, क्योंकि निबंध की तरह अभिवचन करने में उसे पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा, और फिर संभावना इस बात की कि न्यायालय उसे पढ़ भले ही ले, लेकिन उस आपके अभिवचन पर उसे जितना जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन करना चाहिए था उतना नहीं करेगा। क्या करेगा? सरसरी नजर से उसे पढ़ लेगा। इसलिए जरूरी है कि अभिवचन को पैरा के मुताबिक विभाजित कर दिया जाए और प्रत्येक नया अभिवचन पृथक पैरा में ही किया जाए। ये जरूरी है, तो ठीक है। और पैराओं को यथाक्रम संख्यांकित किया जाए। कानून किस हद तक नीचों का ख्याल रखता है, ठीक है। मैं कहा ना, कानून सर्वाधिक नीच आदमी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, सर्वाधिक नीच और कमीन उसे ध्यान में रखकर, नहीं तो यथाक्रम लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये नहीं लिखा तो जो बेहद नीच और कमीन टाइप का आदमी है वो क्या करेगा? जो पहला पैरा लिखेगा उस पर लिखेगा 100 नंबर, ठीक है, क्रम संख्या 100। दूसरे पे लिखेगा 87, तीसरे पे लिखेगा 39, चौथे पे लिखेगा 45। अब समझ में नहीं आएगा, संख्यांकित कर दिया लेकिन यथाक्रम कहां किया, ठीक है। हमने कहा ना, कानून बिल्कुल सबसे नीच सबसे कमीन आदमी को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, और इसीलिए आपकी सारी स्मार्टनेस कानून के सामने धरी की धरी रह जाती है। उन्होंने लिख दिया यथाक्रम संख्यांकित किया जाएगा, यानी 1 के बाद 2 ही आएगा, 89 के बाद 90 ही आएगा, नहीं तो पहला होता 100, दूसरा होता 85, तीसरा होता 39, चौथा होता 47। कर लीजिए कुछ। और आप कुछ कहते, वो तो कहते लिखा यह है कि संख्यांकित किया जाएगा। ये कहां लिखा है कि यथाक्रम संख्यांकित किया जाएगा, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार पैराओं में विभक्त किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि प्रत्येक नई बात नए पैरे से शुरू हो, और यथाक्रम संख्यांकित किया जाएगा, ठीक है। यह अभिवचन के संबंध में दूसरा जो सिद्धांत है यह हुआ। इसके बाद कहा अभिवचन में तारीखें, राशियां और संख्याएं अंकों और शब्दों में भी अभिव्यक्त की जाएंगी। यह भी इसीलिए लिखाया जा रहा है, सबसे नीच और कमीन आदमी को ध्यान में रखा। 10,000 लिखना था, अब तुम कह रहे कि लिखना तो 1,000, वो 1 जीरो ज्यादा लग गया। ये बता रहे कि 1 लाख होना था, वो 1 जीरो छूट गया, ठीक है, गलती हो गई। ये सब बातें आप ना कर पाओ। यहां गलती हो गई, जिस शब्दों में कहा है 10,000 लिखा है, ये शब्दों में कहा है 1 लाख नहीं लिखा है, ठीक है। शब्दों में तो सही लिखते, अंकों में गलत हो गया, चलो मान लिया। अंकों में गलत हुआ, शब्दों में भी हो गया। ये शब्दों में गलत हुआ तो अंकों में भी हो गया। दोनों जगह गलत, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, हो सकता है।
लेकिन संभावना गलती की न्यूनतम कर देना, यही प्रक्रिया का काम है। इसलिए तारीख, राशियां, इन सब चीजों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा जाएगा। तो अभिवचन के जो सामान्य सिद्धांत है वो कहां है? आदेश नियम 2, आदेश नियम 3 देखें। कहता अभिवचन का प्रारूप, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसने कहा जब वे लागू होने योग्य हो तब परिशिष्ट कामे, तब परिशिष्ट कामे के प्रारूप, और जहां वे लागू होने योग्य न हो वहां जहां तक हो सके लगभग वैसे ही प्रारूप सभी अभिवचनों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे। लगभग वैसे ही आप देखेंगे पीछे तो आपका जो परिशिष्ट इसमें दिए गए, परिशिष्ट का दिया गया है, ठीक है ना। सीपीसी में एकदम पीछे आप देखेंगे तो परिशिष्ट का ये दिया है। तो परिशिष्ट का में जो प्रारूप दिए हैं अभिवचनों के विभिन्न मामलों के लिए, विभिन्न मामलों के लिए, विभिन्न सिविल मामलों के लिए, तो अगर आपका सिविल मामला उसी ढंग का है जिस ढंग के लिए परिशिष्ट का में प्रारूप दिया है, तो आप अपना मामला उसी प्रारूप के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करिए। और अगर आपका सिविल मामला ऐसा है जिसके लिए कोई प्रारूप दिया ही नहीं है, कहां? परिशिष्ट का में, तो जहां तक हो सके उस प्रारूप का इस्तेमाल करिए। और अगर उस प्रारूप का इस्तेमाल नहीं हो सकता तो क्या करें? उससे मिलता जुलता प्रारूप ये इस्तेमाल करें अभिवचनों के लिए। तो ये तीसरा नियम। इसके बाद 4 से लेकर 13 तक जो नियम दिए हुए हैं, ये विशेष मामलों के संबंध में, आपका सिविल मामला कुछ स्पेशलिटी लिए हुए हैं। जैसे आपका सिविल मामला ऐसा है जो कपट पर आधारित है, जो दुर्व्यपदेशन पर आधारित है, या आपका असम्यक असर पर आधारित है। ठीक है, आपका कहना है कि साहब इन्होंने हमारे साथ कपट किया और ये मकान अपने नाम करवा लिया। हमें सही स्थितियां पता होती तो हम कभी भी इनके नाम ये मकान नहीं करते। तो कपट करने का ढंग क्या था जब तक ये नहीं बताओगे, क्योंकि रास्ता चलता आदमी किसी के साथ कपट कर ले, इसके लिए उसे नटवर लाल यही होना पड़ेगा। ठीक है, नटवर लाल हालांकि कर सकते थे, रास्ता चलते किसी के साथ भी कपट कर लेंगे, लेकिन एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता। और नटवर लाल भी आपसे कपट करके मकान नाम नहीं करा सकते, क्योंकि मकान के नाम होने की प्रक्रिया कई दिनों में पूरी होती है, ठीक है, इतनी पूरी होती है। तो आपको उन परिस्थितियों का वर्णन ये जरूर करना चाहिए जिनमें कपट हुआ। ठीक है, असम्यक असर आपका कहना है इसमें हमसे ये संविदा करवा ली गई, और जो हम लोग कॉन्टेक्ट में असम्यक असर पर पहुंचेंगे, अब पहुंच ही जाएंगे क्योंकि अब 11 पर आ गए, अब तेजी से चलेगा। ठीक है, तो जब असम्यक असर पर हम लोग पहुंचेंगे तो देखेंगे कि असम्यक असर अगर संविदा में प्रयुक्त हुआ है तो संविदा शून्य करनी होती जरूर है, लेकिन शून्य करनी संविदाओं के संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम जो 2 विकल्प देता है, वो दोनों विकल्प उस पक्षकार को उपलब्ध हों जिसके विकल्प पर असम्यक असर से उद्भूत संविदा शून्य करनी है, ये नहीं होगा। ठीक है, उस पक्षकार को केवल एक विकल्प मिलेगा, वो कौन सा होगा? वो संविदा को शून्य करवा ले, बस। और सामान्य तौर पर शून्य करनी संविदाओं के लिए 2 विकल्प उस पक्षकार को मिलते हैं, जिसके ठीक है विकल्प पर संविदा शून्य करनी होती है। चाहे तो संविदा शून्य करनी करवा ले और चाहे तो संविदा के पालन की मांग करे।
ये दोनों विकल्प नहीं मिलेंगे आपको उन दशाओं में जब संविदा असम्यक असर या प्रपीड़न इसके कारण से शून्य करनी होगी। जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे। तो अगर आप असम्यक असर इसके आधार पर संविदा की शून्य करनी होने का दावा कर रहे हो तो आपको उन परिस्थितियों का कथन करना ही चाहिए जिनमें असम्यक असर का प्रयोग आप पर किया गया। इसके अभाव में मामले को ठीक प्रकार से समझा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपका मामला विशेष प्रकार का है। ठीक है, यही नियम 4 में कह रहा जहां आवश्यक हो वहां विशिष्टियों का दिया जाना। अगर जरूरी नहीं है तो विशिष्टियों को नहीं दिया जाएगा, यानी ये नहीं बताया जाएगा कि विवादित तथ्यों के अस्तित्व में आने का ढंग क्या है, ये नहीं बताया जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना कहा मृत्यु है इसलिए बीमे की राशि है, बीमा इस तारीख को हुआ था। ठीक है, इस कंपनी का हुआ था, इतने रुपए प्रीमियम गया था, इतनी धनराशि सम इंश्योर्ड के रूप में मिलने वाली थी। सम इंश्योर्ड किन किन परिस्थितियों में इन्हें देना था। ठीक है, मृत्युकालीन बेनिफिट यानी डेथ बेनिफिट ये क्या बताए गए थे। ठीक है, क्योंकि सम इंश्योर्ड भी मिलेगा, डेथ बेनिफिट ये भी मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मिलेंगी। सिर्फ इतना ही कहना जरूरी है, उन परिस्थितियों का जिक्र करना जरूरी नहीं है जिनमें बीमा हुआ कि ये हमारे दोस्त थे। ठीक है, बीमे के एजेंट थे, इनका कारोबार नहीं चल रहा था, ये हमारे पास आए थे और इन्होंने कहा था मित्रता का वास्ता देके बीमा करवा लो। ये भी असम्यक असर हो सकता है, लेकिन यहां इसका उल्लेख करना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि आपका दावा असम्यक असर पर आधारित नहीं है। ठीक है, आपका दावा बीमे की रकम के संबंध में है। अब आपका कहना है कि नहीं ये बीमे का काम करते हैं, ये हमारे मकान का बीमा करने आए, हमारा मकान 20 लाख रुपए का था, इन्होंने कहा कि अमुक योजना ले लो, हमारे मित्र थे। अब मित्रता असम्यक असर पर आधारित होने लगी है। ठीक है, तो जब मामला ऐसा हो, ठीक है, जिसमें विशिष्टियों का दिया जाना जरूरी हो, अब यह नहीं बताया जा सकता, उदाहरण सिर्फ दिए जा सकते हैं और नियम सिर्फ जाना जा सकता है। ये जब विशेष मामले आएंगे उसमें यह तय किया जा सकता है कि इस विशेष मामले में विशिष्टियों का दिया जाना जरूरी था या नहीं था। ठीक है ना, और किन मामलों में विशिष्टियों का दिया जाना जरूरी होता है, किन मामलों में नहीं होता, इसका अनुभव इसे प्राप्त करने के लिए ही कचहरी जाना चाहिए। वहां जब आप देखते हैं प्लीडिंग्स तो आपको अनुभव में आता है कि किन मामलों में विशिष्टियों का दिया जाना जरूरी होता है और किन मामलों में जरूरी नहीं। लेकिन नियम और कानून इसे जानने के लिए कचहरी स्थान नहीं है, क्योंकि वहां कानून एप्लीकेशन में है, वहां कानून लागू हो रहा है। ठीक है, तो यहां कहता है उन सभी मामलों में जिनमें अभिवचन करने वाला पक्षकार किसी दुरुपदेशन, कपट, न्यासभंग, जानबूझकर किए गए व्यतिक्रम या असम्यक असर के अभिभाग पर निर्भर करता है। ठीक है, आप इन चीजों पर निर्भर कर रहे हैं। और अन्य सभी मामलों में जिनमें उन विशिष्टियों के अलावा विशिष्टियां जो पूर्वोक्त प्ररूपों में उदाहरण स्वरूप दर्शित की गई आवश्यक हो, अभिवचन में वे विशिष्टियां यदि आवश्यक हो तो तारीखों और मदों के सहित कथित की जाएंगी। यानी जो उन्होंने उदाहरण दिए सिर्फ उदाहरण स्वरूप, उपरोक्त मामलों के अलावा भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें विशिष्टियों का दिया जाना जरूरी हो। तो जब जरूरी हो तब विशिष्टियां दी जाएंगी। और फिर ठीक और अच्छा यह होगा कि तारीखें और कोई धनराशि, कोई मद ये है तो उसका उल्लेख भी किया जाए। हर मामले में विशिष्टियों का दिया जाना जरूरी नहीं है।
ठीक है। सामान्य मामलों में जो अभिवचन करेंगे वो आप कहां करेंगे? आदेश नियम 2 में वर्णित नियमों के मुताबिक। विशेष मामला है तो 4। ऐसे ही 4 से लेकर 13 तक, जिसमें से 5 निर्दिष्ट है, बाकी 6 पूर्वभावी शर्त इसके बारे में बात कर रहा, 7 फेरबदल के बारे में बात कर रहा, ठीक है। 8 में कुछ है, 9 में संविदा के संबंध में है, इस सब की बात है। तो विशेष स्थितियां ये वर्णित है। हम उम्मीद करते हैं कल आदेश 6 समाप्त हो जाएगा, देखें।